नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। आज मैं आपसे जिस किताब पर बात करने जा रही हूं, उसका नाम है इंजीकरी और वो लेखिका की पहली पुस्तक है। पहली पुस्तक होने के बावजूद मैं इस पर बात क्यों कर रही हूं, इसका अंदाज़ा आप इस कविता से लगा लीजिए। मेरे सपने में एक मजदूर आता है, उसके कड़े रूखे हाथों को छूते ही मेरे भीतर एक प्रस्तर क्षेत्र गुंधा मुलायम आटा हो जाता है। हाँ, मेरे स्वप्न में एक मजदूर आता है। मैं जब पढ़ रही थी मेडिकल, वो अस्पताल की दीवारों पर सीमेंट रेत का गारा लगाता था। मैं और मेरे दोस्त जब भी गुजरते थे उस तरफ से, वो हाथ रोक लेता था ताकि एक छींटा भी न लगे हमारे सफ़ेद कपड़ों पर। कभी आंखें भर कर नहीं देखा उसने। धूप से भरी वे आंखें आती रहीं मेरे ख्वाब में। उसकी देह से नमकीन गंध आती है। कपड़े मुचड़े होते हैं जो प्रकृति से लड़कर हर दिन पेट भरता है। मैंने उसी कम पढ़े लिखे मजदूर से प्यार किया है। हाँ, मेरे सपने में एक मजदूर आता है। मैंने नहीं आने दिया सपनों में राजकुमारों को। मैं पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर, भीतर बाहर से बेहद खूबसूरत हूँ। मैं अंदर बाहर से एक थी। वास्तविक नायक पर मेरी नज़र थी। देखा कई अभिनेताओं को, प्रशंसक भी बनी, पर उनसे ऑटोग्राफ नहीं मांगा, ना उनको देखकर कभी चिल्लाई। मुझे अभिनेता और नायक में फ़र्क पता था। मेरे सपने में एक नायक आता है जिसे मैंने कहा करने को। मेरे जीवन पर हस्ताक्षर उसने थरथराते हाथों से अपना नाम लिखा और समर्पित आंखों से मुझे देखा। रोज सुबह वो चला जाता है करनी लेकर काम पर, मैं आला लेकर अस्पताल में। हाँ, इस डॉक्टर ने एक मजदूर से प्यार कर ब्याह रचाया है। ये सच है, मेरे सपने में एक मजदूर आया है। तो सदियों से सपनों में राजकुमारों के आने की प्रतीक्षा करते समय के विरुद्ध थी ये इंजीकरी पुस्तक से ली गई अनामिका अनु की एक कविता, मेरे सपने में एक मजदूर आता है। ये पुस्तक रज़ा फाउंडेशन की सहयोग योजना के अंतर्गत वाणी प्रकाशन से प्रकाशित होकर आई है और इसका मूल्य है 450 रुपये। इसी एक कविता की वानगी से आप तमाम लोग ये समझ गए होंगे कि अनामिका अनु एक समर्थ रचनाकार हैं और इस संग्रह में शामिल उनकी तमाम कविताएं बंधी बंधाई परिपाटी के उलट जाकर नया कहने का जोखिम उठाती हैं और इसीलिए लेखन में एक ताजगी का एहसास करवाती हैं। मैंने इस संग्रह की अधिकांश कविताएं पढ़ी हैं, इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि अगर इन दिनों आप वाकई कुछ नया पढ़ना चाहते हैं तो इंजीकरी पढ़ना एक अच्छा फैसला साबित होगा। चलिए अब अनामिका अनु के बारे में, इस पुस्तक इंजीकरी के बारे में कुछ और जानते हैं सीधे अनामिका अनु से ही। अनामिका जी, बतौर पाठक तो मैं यही मानूंगी, देखिए अभी तो आप हमारे लिए बहुत नई हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ बेसिक चीज़ें ही जानना चाहूँगी कि मूलतः आप कहाँ से हैं और आजकल कहाँ हैं, लिखने पढ़ने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ वगैरह। मैं मूलतः बिहार की हूँ। बिहार में एक मुजफ्फरपुर नाम का शहर है, मैं वहां से आती हूँ। लेकिन 15 वर्षों से मैं तिरुवनंतपुरम केरल में रह रही हूँ। और पढ़ने लिखने का सिलसिला तो जैसे बचपन से ही पढ़ने लिखने का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन दिनों बच्चों के कार्यक्रम दूरदर्शन में हुआ करते थे, तो उस कार्यक्रम का होस्ट मैं उस कार्यक्रम को किया करती थी। उस दौरान मुझे उस समय के निर्देशक ने कहा कि मैं बड़े के कार्यक्रमों में भी होस्ट करने के काबिल हूँ, तो मुझे उन कार्यक्रमों में भी जाना चाहिए। तो मैंने कई कवियों के कार्यक्रम को होस्ट किया। उस दौरान मैंने बहुत से कवियों को सुना, और तभी मेरी उम्र 7वीं से 10वीं की ये बात है। तो बहुत कम उम्र में मैंने कवि लेखकों को बोलते कहते सुना था। तो स्कूल के दिनों में थोड़ा बहुत तो मैं लिख ही रही थी, लेकिन बाद में सिलसिला छूट गया क्योंकि मैंने विज्ञान को चुना। जी। तो लगभग
2 साल पहले तक मैं कुछ लिख नहीं रही थी। 2-3 साल से फिर मैंने लिखना शुरू किया अपने पिता की मृत्यु के बाद। ऐसा लगता है कि कलम को आपके लिखने का इंतज़ार था, क्योंकि मैंने आपकी कविताएं इंजी करी की पढ़ी हैं और बेहद प्रभावशाली कविताएं हैं। लेकिन हाँ, मतलब मैं अर्थ ज़रूर जानना चाहूँगी कि इंजी करी का अर्थ क्या है, क्योंकि ये हिंदी पाठकों के लिए तो एक नया शब्द है। जी, इंजी करी मतलब, इंजी मतलब अदरक और करी मतलब जो हम सब्जियां खाते हैं उनको करी कहते हैं। ये केरल में पकाया जाने वाला एक खाद्य पदार्थ है और मैं कहूंगी कि साद्या में इसे हम परोसते हैं। साद्या का अर्थ हुआ कि हम विभिन्न त्योहारों पर या किसी विशेष अवसर पर कई तरह की सब्जियों के साथ, चटनियों के साथ चावल खाते हैं। तो उसमें एक प्रमुख अवयव की तरह यह इंजी करी उसमें मिलती है। और इंजी करी की विशेषता ये है कि बहुत सारे तोरन, बहुत सारी सब्जियां, करी, खट्टा, मीठा जो भी हम खाते हैं उसको यह पचा देता है। और इंजी करी में आपको गुड़ भी पड़ता है, शक्कर होता है, मिर्च भी होती है, नमक भी होता है और इसमें खट्टा, मीठा, नमकीन सब कुछ होता है। और मिट्टी के पात्र में ये धीरे धीरे पकता है। तो इंजी करी रखने का अर्थ ये हुआ कि कई तरह के विचार, कई प्रदेश के लोग, कई तबके के लोग, कई आर्थिक स्थिति के लोग, उनके विचार सब एक साथ मिलकर जब पकते हैं, बौद्धिक पकान जो होती है उनको जो पकाया जाता है, उसके बाद जो एक वैचारिकी बनती है जिसमें सब बहुवचनात्मकता होती है, जिसमें सबके कहन का सम्मान होता है, वही जो वैचारिक विसंगतियों है उसको, विसंगतियां हमारे देश में या समाज में व्याप्त हैं, उसको पचा पाएगी। तो इंजी करी लिखते वक्त, मेरा नाम देते वक्त मेरा तात्पर्य यही था कि हर तरह की भौगोलिक परिस्थितियां, वैचारिक परिस्थितियां, दर्शन सब सामंजस्य में एक साथ पलते, बढ़ते, पकते हैं, तब जाकर किसी देश का मानस, किसी देश की विचारधारा, उसका दर्शन और जीवन तय होता है। बहुत दिलचस्प ढंग से, और आपने दर्शक समझ सकते हैं कि काफ़ी गहरी बात कह दी है कि सारी विचारधाराओं और सबके लिए स्थान और साथ में हाजमे का भी इंतज़ाम, यानी इंजी करी कि आप सबकी भावनाएं सुन सकें, सभी भावों को स्थान दे सकें और उन्हें पचा सकें। वाकई इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है आज के वक्त में। वैसे अनामिका जी, एक चीज़ और होती है कि रचनाकार चाहे कहीं भी चला जाए, कहीं भी रहने लगे, लेकिन जब उसकी पहली कृति आती है तो जो अपनी जड़ें होती हैं या अपना जो मूल होता है वही जोर मारता है, और उसका नाम है या फिर उसकी जो प्रतिछाया है वो कहीं ना कहीं उसी जगह को ज़्यादा लेकर आती है। लेकिन आपकी पहली कृति के साथ ऐसा नहीं है, इसका कारण क्या है? देखिए, मेरे लिए यह मूलतः मलयालम, मैथिली से मलयालम तक का सफर था। और मैं जहां भी गई तो वहां से मैंने शब्द लिए। मेरे पूरे विचारों को व्यक्त करने के तरीके में ये सारी चीजें खुद आती जा रही थी। लेकिन मेरी जो बौद्धिक यात्रा, एक सजगता पूर्वक जो मेरी बौद्धिक यात्रा शुरू हुई, वो केरल में आकर शुरू हुई, जब मैं यहाँ के चित्रकारों से, यहाँ के वामपंथी बुद्धिजीवियों से, लेखक कवियों से मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं मेरे उनका अवदान इतना गहरा था कि क्योंकि मैं लंबे समय से कुछ लिख नहीं रही थी। स्कूल के दिनों में जो मैं दूरदर्शन में काम कर रही थी, तो उस दौरान मैं कवि लेखकों से मिल रही थी, लेकिन उस समय मैंने लिखना शुरू नहीं किया था, क्योंकि 10वीं से पूरी पीएचडी तक के दौरान मैं विज्ञान पढ़ रही थी। और अचानक से मेरे पिता की मृत्यु के बाद जब मैंने लिखना शुरू किया, तो मेरे साथ ये 15 वर्ष में जो मैं केरल के लोगों से मिल रही थी, उनका बौद्धिक योगदान इतना प्रबल और तीव्र था कि मेरे लेखनी में कहीं ना कहीं उसकी प्रबलता मेरे पहले संग्रह में दिखती ही है। तो वो जानबूझकर नहीं हुआ, यह बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से, बिल्कुल नेचुरल वे में हुआ। तो इसलिए शायद मैंने इसका नाम इंजी करी रखा। बहुत सुंदर। और जब प्राकृतिक तरीके से चीज़ें होती ही हैं तो वो प्रकृति के कितनी समीप होती हैं, इसकी भी झलक हमें आपकी किताब से मिलती है। अनामिका जी, मैं बात का रुख थोड़ा सा मोड़ना चाहूँगी। आप बिहार से हैं, काफ़ी समय से दक्षिण भारत के केरल में रह रही हैं, और इस बात से आप भी अवगत हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भाषाई विवाद अक्सर समय समय पर हमें देखने को मिलता रहता है। कभी जो वो साहित्य की श्रेष्ठता को लेकर हो सकता है, कभी बॉलीवुड को लेकर हो सकता है, या फिर कभी किसी और रीज़न से, या भाषाई गौरव को लेकर।
तो इस बिंदु को आप किस तरीके से देखती हैं बतौर रचनाकार, जो भाषाई विवाद है? हाँ, मेरी पहले पहले काव्य संग्रह का नाम इंजी करी है। इंजी करी में नमक भी होता है, मिर्च भी होती है, खटाई भी होती है, लेकिन कोई किसी का स्वाद नहीं मारता। ये पूरा जब ये पक के तैयार हो जाता है तो कोई किसी का स्वाद नहीं मारता है। जब आप खाएंगे तो आपको मीठापन भी महसूस होगा, तीखापन भी महसूस होगा, खट्टापन भी महसूस होगा, बल्कि स्वाद बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति, भाषा, विविधता का दर्शन यहाँ काम करता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि चूंकि हमारे यहाँ ढेर सारी भाषाएं हैं और कई संस्कृति, खान पान, मिजाज के लोग हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इस बात को की ओर ध्यान देना चाहिए कि जब हमारे हिंदी जो बहुत से राज्यों में बोली जाती है, उसका जब शब्दकोश तैयार हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं उस शब्दकोश में लोक भाषाएं या राज्यों की भाषाओं के शब्दों को आश्रय या जगह मिलनी चाहिए। जैसे दक्षिण में हिंदी के सिनेमा को आराम से बच्चे देख पाते हैं, यही संस्कृति का प्रसार उत्तर भारतीय राज्यों में भी होना चाहिए कि इतनी समझ अपनी भाषाओं के लिए हो या भाषा का वह संस्कार हो कि उनकी भी रचनात्मक चीजों को हम देखकर लगभग समझ सके। तो यह आदान प्रदान का मामला है। यहाँ अगर एक भी कोना देश का अपने को ज्यादा महत्वपूर्ण मानकर झुकने को तैयार नहीं होगा और दूसरा कोना झुककर आपकी भाषा तक आएगा, तो ये लोकतांत्रिक मेरे हिसाब से नहीं है। इसमें एक आदान प्रदान, आवाजाही साहित्य में और आम जनजीवन में बननी होगी। जैसे अब ये इंजी करी तो हिंदी के शब्दकोश में आ गया, इसके माध्यम से कई शब्द आ गए जिसकी अब चर्चा लंबे समय से हो रही है, इंजी करी की क्या है भाई। तो इसी तरह अगर हम शब्दों का इस्तेमाल करें, स्थानीयता को महत्व देते रहें, तो हिंदी बड़ी उदार भाषा है और उसमें बहुत सी चीजें आएंगी और हर भाषा उदार है। मलयालम में भी बहुत सी हिंदी की चीजें आएंगी। तो एक तरह से एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जहां हम खुश होकर बहुत सी बहुलताओं का उत्सव मना पाएंगे। अनामिका जी, आप उभरती रचनाकार हैं। हिंदी की बिंदी के मन से अगर आप चाहें तो अपनी कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ सकती हैं। मैं स्वागत करती हूं आपका। कविता की कुछ पंक्तियां, हाँ, मैं आपको आज सुना देती हूँ। एक कविता है मेरी जी, उसका शीर्षक है मास्को में है क्या कोई बेगूसराय। कल जब राजेश्वरी मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर याद कर रही थी माँ को, तो बिंदुसार सरोवर में खिल गए लाल कमल। खटास, खिक्कीर, सारन, लालसर, बगेरी, पनडुब्की कैथी की तरह विलुप्त हो गए। जब घर को याद किया तो वह तिरहुत नागर शैली में खरा कोई मंदिर लगा मुझे। कल तिलकोर के पत्ते पर पिठार लगा रही थी रमा, मैंने महसूस किया उन हथेलियों की भंगिमा और उसका रंग तुमसे मिलता जुलता है माँ। कांवर झील में प्रवासी पक्षी कम हो गए, प्रेम की चाह अब भी बहुत बड़ी है, बस उसमें निर्मल जल और मीन ही नहीं। मौसम जो बदला है, अदनंगा, सुरखा, मजीठ, अरुण, चेंद सब लौट गए क्या अपने देश। बहुत सुंदर। सालिम, चिड़ियों के बारे में कितना जानते थे, तुम प्रेम के बारे में क्या जानते हो। बिहार का मास्को है बेगूसराय, मास्को में है क्या कोई बेगूसराय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और बहुत गहरी बात कही है आपने बेगूसराय को केंद्र में रखते हुए। बहुत सुंदर। अच्छा, एक बात बताइए अनामिका जी, उत्तर भारत की हर सब्जी में आलू ज़रूर मिलता है, लेकिन केरल में ऐसा नहीं है। हर सब्जी अपने अलग रंग में नज़र आती है, लेकिन केरल में वो सर्दी नहीं मिलती जो अक्सर उत्तर भारत को एक सौभाग्य की तरह मिलती है कि सर्दियों का मौसम, रोमानी मौसम। तो ऐसी और क्या क्या विविधताएं हैं जो आपने उत्तर और दक्षिण में एक रचनाकार के तौर पर महसूस की? जो सबसे बड़ी विभिन्नता मैंने महसूस की वो यहाँ की वृद्ध महिलाओं के संदर्भ में है। उत्तर भारतीय वृद्ध महिलाओं से भी मेरे गहरे ताल्लुकात रहे, क्योंकि मेरे जीवन का लगभग बहुत बड़ा भाग वृद्ध महिलाओं के संसर्ग के कारण उसकी निर्मित होती है।
उत्तर भारत में भी ऐसा रहा। मेरे अधिकतर महत्वपूर्ण संवाद और जो मेरी स्मृति का एक बड़ा भाग बनाते हैं, वृद्ध स्त्रियां ही रही। जब मैं यहाँ केरल में आई तो यहाँ भी वृद्ध स्त्रियों ने मेरे पूरे जीवन को बड़े गहरे तरीके से प्रभावित किया। लेकिन एक जो मुझे मलाल हमेशा से रहा कि केरल की महिलाएं, बहुत वृद्ध महिलाएं बहुत आत्मनिर्भर हैं। यहाँ हर दूसरे घर में एक वृद्ध महिला या वृद्ध पुरुष हैं। बच्चे प्रवासी हैं, यहाँ बहुत से लोग प्रवासी हैं। तो वो बड़े आत्मनिर्भरता के साथ और खुशी खुशी वो जिंदगी जी रहे हैं। उनके पास अकेलेपन की शिकायत नहीं है। एक पूरा दिन है व्यवस्थित, कब उनको क्या करना है, और हर काम वो खुद कर पा रही हैं। लेकिन जब मैं उत्तर भारत की अपनी वृद्ध महिलाओं के बारे में सोचती हूँ तो यहाँ एक फर्क नजर आता है। हो सकता है कि शिक्षा इसमें एक महत्वपूर्ण औजार की तरह काम कर रही हो, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा बड़ा फर्क ये है कि अनुशासन बहुत है। जैसे आप शराब की भी दुकान पर चले जाएं तो पंक्तिबद्ध लोग धूप में खड़े हैं घंटों, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे यहाँ राशन की भी लाइन लग जाए ना, तो उत्तर भारत में हर को एक जल्दी होती है कि मेरा पहले हो जाए। तो ये भी एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है जो दक्षिण भारत में मुझे देखने को मिलती है, या स्पेशली केरल में देखने को मिलती है, और उत्तर भारत में मैं उसकी थोड़ी कमी महसूस करती हूँ, धैर्य की। अनामिका जी, ज़्यादातर जो नए रचनाकार होते हैं वो अगर मतलब दूसरों को देखते पढ़ते आते हैं तो बेशक इससे सीखने का मौका मिलता है, इससे हमारा जो अनुभव पटल है वो और व्यापक होता है। लेकिन कई बार किसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने और उनकी छाप ज़्यादा गहरी होने और ख़ुद उसके सामने धुंधला जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। आप खुद ऐसा मानती हैं कि मतलब किसी का प्रभाव इस हद तक नहीं होना चाहिए कि आपकी अपनी चीज़ें धुंधला जाएं? हालांकि आपकी रचनाओं में ऐसा कहीं नहीं है, आप अपना एक अलग स्वर रखती हैं, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को किस तरह से देखती हैं कि मतलब ये जो प्रभामंडल होता है वरिष्ठ लेखकों का, जो दबा देता है नए लेखकों को? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरी जो ये इंजी करी आई, ये इसमें शायद दूर तलक किसी लेखक कवि का प्रभाव इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैं इससे पहले बहुपठ नहीं थी। मैं पूरी तरह से विज्ञान के शोध कार्यों से निकली हुई एक लड़की थी, जिसको साहित्य की बहुत जानकारी नहीं थी। तो मेरा जो कुछ भी इसमें लिखा गया है, एक पिता की मृत्यु के दुख से उबरने के लिए लिखे गए शब्द हैं, जिनमें बहुत से विषय इसलिए आए क्योंकि हर जागरूक जो हमारा युवा होता है, वो बहुत सी चीजों पर नजर रखता है और बड़ी सूक्ष्मता के साथ देखता है। लेकिन इस एंट्री के बाद, इस प्रवेश के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया विभिन्न भाषाओं के साहित्य को। जैसे मैंने अर्मेनिया में सोनावान की कविताएं पढ़ी, मैं यूजान की कविताएं जो चीन में लिखी जा रही हैं उनको पढ़ा। तो इस तरह से मैंने बहुत जगहों के साहित्य को पढ़ा और बहुत से लेखकों ने मुझे प्रभावित किया है। तो इसका प्रभाव आपके लेखन पर या इसकी छाया आपके लेखन पर तब तक नहीं पड़ेगी जब तक आप ईमानदार लेखक होते हैं। ईमानदार लेखक का मतलब होता है कि कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली भी आप वही कहते हैं जो आपकी वैचारिकी, आपका दर्शन और आप जो बाह्य जीवन में घटित अघटित है उसको पचाकर लिख रहे होते हैं। तो जब आप लिख लें तो उसके बाद भी एक बार आपको जरूर उससे होकर गुजरनी चाहिए कि ये मौलिकता के स्तर पर कितनी खरी उतरती है। और कहीं भी उस प्रभाव में आ जाना कहीं ना कहीं आपके बौद्धिक जीवन को दूषित करता है और आपके लेखन को दूषित करता है। तो प्रभामंडल से प्रभावित ना होना भी लेखक का दायित्व है, क्योंकि प्रभामंडल किसी भी प्रकार का हो वो बड़ा ही अलोकतांत्रिक प्रभाव समाज में लाता है, चाहे वो राजनीतिक प्रभामंडल से प्रभावित हो या वैचारिक प्रभामंडल में से बहुत ज्यादा प्रभावित हो। वो अनुयायी पैदा करेंगे। लेखक, कवि और स्वतंत्र चिंतन वाले व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि किसी के बहुत पढ़ जाने से या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हो जाने से आपका लेखन दूषित हो रहा है, तो आपको सबसे पहले दूरी बनानी चाहिए उस प्रभामंडल से, उस व्यक्तित्व से, और उसके लेखन को भी कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए।
अनामिका जी, चलते चलते आज की इस मुलाकात का एक अंतिम सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। आप एक उभरती रचनाकार हैं और हिंदी में आपकी पुस्तक आई है, हिंदी के एक सम्मानित संस्थान से आई है। हिंदी पर अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि हिंदी अक्सर अपने आप को दायरों में समेट लेती है। इसमें कुछ एक नाम हैं जो मतलब एक तरह से मठाधीश की भूमिका में आ जाते हैं और नए लोगों के लिए रास्ता बहुत ज़्यादा नहीं रहता, कम रहता है, या फिर उनके सामने चुनौतियां बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती हैं। ये आरोप हिंदी पर लगते रहते हैं। आपने कहा कि आपने दूसरी भाषाओं का भी काफ़ी अध्ययन किया है और आप एक दूसरे बिल्कुल पूरी तरह से अलग परिवेश में रह भी रही हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बाकी की जो अन्य भाषाएं हैं या अन्य भाषाओं का साहित्य है, ये कनिष्ठता और वरिष्ठता, इसके बीच की खाई वहाँ कितनी कम या ज़्यादा है, या ये आरोप जो सिर्फ अभी तक हिंदी पर ज़्यादा लगता रहा है, दूसरी भाषाएं इससे कितनी अछूती हैं या कितनी बची हुई हैं? देखिए, मैं इस प्रश्न के लिए शायद बहुत सही व्यक्ति इसलिए नहीं हूँ, क्योंकि मैं लोगों से मिलना बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं साहित्यकार और लेखकों से मिलना नहीं पसंद करती। मैं साहित्यिक संगोष्ठियों में न्यूनतम जाने वाली व्यक्ति हूँ और मुझे लगता है कि मुझे बहुत कम लोग चेहरे से जानते होंगे और साहित्य मुझे नहीं लगता कि मुझे एक आध लोगों के अलावा किसी ने कभी देखा भी होगा। तो मेरा हमेशा मेरी इस बात पर मैं ये ऐसा महसूस करती हूँ कि मेरी पूरी कविताएँ जो हैं वो ज़मीन से आती हैं। तो मैं ज़मीनी लोगों के बीच ज़्यादा समय गुज़ार कर आती हूँ, इसलिए वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच जो क्या तनातनी है उसकी जानकारी ना मुझे मलयालम साहित्य में है और ना मुझे हिंदी साहित्य में है। मुझे हमेशा लगता है कि लेखक कवि से मिलने की सबसे अच्छी जगह किताबें हैं। आप किताबों में उनसे मिल लें, व्यक्तिगत मिलने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप सृजन करें, शोध करें, ज़मीनी सच्चाई से जुड़े, अध्ययन करें। उसके बाद अगर कलम आपको इस बात के लिए तैयार होता है, आपकी कलम तैयार होती है कि उससे कुछ शब्द निकल पाएँ, तो बस इतना ही लिखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि व्यक्तिगत संबंध से ही आपके साहित्य को जगह मिलेगी या कविता को, या मिलने-जुलने, संगोष्ठियों में जाने से ही आप एक कवि लेखक होते हैं, तो मुझे कम से कम ऐतराज़ है ऐसे कवि लेखक बनने से। तो मैं न्यूनतम इन सभी तरह की मठाधीशियों से, सभी तरह की गुटबाजियों से बहुत कोशिश के साथ अब तलक दूर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने स्टैंड पर अपने पूरे लेखन काल में डट कर खड़ी रहूँगी, क्योंकि मुझे ये वाजिब नहीं लगता। हम मिलते हैं लेखकों से, मैं हर दिन मिलती हूँ लेखक कवियों से, उनकी किताबों के ज़रिए मुझे उनका व्यक्तिगत तौर पर उन्हें जानने की कोई ऐसी ख़ास उत्कंठा या इच्छा नहीं है। और अगर मठाधीशी हो रही है, तो वो हर भाषा में होगी। जगह बदलती है, भाषा बदलती है, तेवर वही रहते हैं। अगर आप अलोकतांत्रिक हैं, तो केरल में भी बिठा दिए जाएँ, तो आप अलोकतांत्रिक व्यवहार ही करेंगे। दिल्ली में भी बिठा दिए जाएँ, तो आप अलोकतांत्रिक व्यवहार ही करेंगे। आप वहाँ भी गुटबाजी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। तो मानव स्वभाव नहीं बदलता, चाहे वो लेखक हो, कवि हो या साधारण व्यक्ति हो। अगर दिल्ली में ये या उत्तर भारत में ये चल रहा है, तो ज़रूर दक्षिण भारत में भी चल रहा होगा। लेकिन मैं जानबूझकर एक दूरी बनाकर रखती हूँ, इसलिए शायद मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ इन चीज़ों का उत्तर देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके अनामिका अनु जी, क्योंकि आपकी सोच भी उतनी ही खुली है जितना खुलापन आपकी कविताओं में है और सधापन भी है। साथ में कहाँ कितना बंध जाना है और कहाँ कितना खुल जाना है, इसकी एक अनुशासित रेखा भी है। जो आपने कहा कि केरल में आपने अनुशासन बहुत देखा है, तो शायद वहाँ से आया हो। इंजी करी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने हिंदी की बिंदी से बात करने के लिए वक्त निकाला, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।